सत श्री अकाल, नमस्कार आप सभी को युवा बूस्टर एकेडमी पे फिर से आप लोगों का स्वागत है। और हम फिर से आ गए हैं आप लोगों के साथ इतिहास के ऊपर चर्चा करने के लिए। आप भली भांति जानते हैं कि हम इस पर चर्चा कर रहे थे। हमारे बीच एक साम्राज्य के बारे में चर्चा चल रही थी जो विजयनगर साम्राज्य है, जिसके बारे में मैंने कुछ बातें आप लोगों को बताई थी, आप लोगों को रूबरू करवाया था संगम वंश से। कौन से वंश से? संगम वंश से। और संगम वंश के बारे में बताया था कि संगम वंश क्या है, जिसमें दो भाई अरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी और अपने पिता के नाम पर एक वंश की शुरुआत करी, जिसे संगम वंश का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बेटा? तो संगम वंश का नाम दिया गया। जो संगम डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो आप लोग भली भांति जानते हैं 1336 से लेकर 1336 से लेकर 1485 यानी कि 1485 तक चली थी। अब हम बात करने वाले हैं उस वंश के बारे में जो संगम वंश के बाद अगला वंश अपनी सत्ता स्थापित करता है विजयनगर के अंदर। जिस वंश के बारे में हम देखें तो जो संगम वंश का अंतिम शासक होता है विरूपाक्ष द्वितीय, और उसका क्या होता है? सामंत होता है, जिसका नाम क्या है? वीर सिंह। क्या नाम बेटा? वीर नरसिंह सुलूक। क्या बोल सकते हैं? या वीर नरसिंह सुलूक कह सकते हैं उसे। वो अपने वंश की स्थापना करता है जिसे सुलूक वंश कहा जाता है या सुलूक डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम सुलूक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अगले वंश के बारे में पढ़ेंगे, तुलुक वंश के बारे में पढ़ेंगे। कौन से वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं? अगले वंश के बारे में तुलुक के बारे में पढ़ने वाले हैं। और फिर अगला वंश आता है आर्विडो वंश। और इन चारों वंशों को हम पूरा करने के बाद फिर हम अंतिम में विजयनगर साम्राज्य को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। और उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे किस पे? यूरोपियों के आगमन पर। तो मैं ये जो टॉपिक आपका जो ये टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य, मैंने इसलिए शुरू करवाया था। मैंने आप लोगों को जो पिछली कुछ क्लासें थी उनमें भी बताया था कि यहाँ इस जो विजयनगर साम्राज्य के जो वंशज है यानी कि जो डायनेस्टीज जो वंश हैं, इनके अंदर क्या है कि कुछ यात्री आए हैं यानी कि फॉरेनर ट्रेवलर आए हैं, जो आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। आपके मल्टीपल टाइप के एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और भविष्य में भी आने की संभावनाएं हैं। और मोस्टली आपके एसएससी डीएसएसबी के अंदर और हरियाणा के अंदर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे किसके बारे में? विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो जो क्वेश्चन आने के लायक थे आपके एग्जाम में, मैं वो शुरू से लेके आखिरी तक करवा रहा हूँ। और जो शुरू में जो मैंने चीजें बताई आप लोगों को, वे आप देख जाकर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाओगे, किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठाओगे तो उसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। क्वेश्चन देखोगे कि सर ने करवाया है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं। तो आप लोगों को उस पर भी काम करना है जाकर, और किसी शॉप से एक अच्छी सी बुक खरीद लेना जो आपको अच्छी लगे, कौन सा भी पब्लिकेशन हो। XYZ बहुत पब्लिकेशन है मार्केट के अंदर बुकों के, तो वहां से कोई बुक उठा लेना अच्छी से, आप लोगों को बेस्ट लगे, और वहां से विजयनगर साम्राज्य उठाना है, वहां से क्वेश्चन देखने हैं। कोई भी जैसे कि आप लोगों का एसएससी और एचएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, और फिर या फिर आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद मॉक वगैरह देने हैं। कोई भी मतलब जितनी भी एप्स वगैरह है या जो भी आप जहाँ पर भी मॉक देते हैं वहाँ पर मॉक देते रहो, वहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन मिलते रहे, आप लोगों को आइडिया आता रहेगा कहाँ से क्या पूछा रहा है। तो हम बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के अगले वंश पर, जिसका नाम क्या है बेटा? शालुक वंश या सुलूक वंश। जो वीर नरसिंह की बात कर रहे थे, वीर नरसिंह की बात कर रहे थे हम, वो तुलुक वंश का शासक है। और इस वंश का शासक कौन है? नरसिंह सुलू है। कौन है? नरसिंह है। तो अगर हम बात करें तो किसका नाम सामंत था? विरूपाक्ष द्वितीय का सामंत था, जो कि संगम वंश का शासक था। अब हम बात करने वाले हैं कौन से डायनेस्टी के बारे में? तो सुलूक डायनेस्टी या शालुक डायनेस्टी। शालुक वंश। अगर हम इसके समय की बात करें शालुक वंश की, तो समय आप लोग भली भांति जानते हैं 1485 से लेकर
1485 से लेकर 1505 1505 तक कौन सा वंश चलता है? तो कौन सा वंश चलता है? सालू वंश। इसके संस्थापक की बात करें, फाउंडर की बात करें, इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक नरसिंह सालू। कौन था? नरसिंह सालू। इसका एक पुत्र था जिसका नाम था बेटा, किसका सन था, किसका पुत्र था? नरसिंह सालू का। यानी किसने सालू वंश की स्थापना करी? इसका पुत्र था जिसका नाम था इम्बाडी नरसिंह। क्या नाम था? इम्बाडी नरसिंह। ये इसके पुत्र का नाम था। मैं इम्बाडी नरसिंह क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि इसलिए लिखवा जा रहा है क्योंकि इसका एक अंगरक्षक बनेगा। क्या बनेगा बेटा? इसका एक अंगरक्षक बनेगा, बॉडीगार्ड, जो आगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा राजतंत्र के अंदर, जिसका नाम है, उस बॉडीगार्ड का नाम है, बात करें बॉडीगार्ड की, इम्बादी नरसिंह के बॉडीगार्ड की बात करें तो उसका नाम है, क्या नाम है बेटा? नरसा नायक। क्या नाम है? नरसा नायक। एक शक्तिशाली व्यक्ति था कौन? नरसा नायक। और नरसा नायक को अपने पुत्र का क्या बनाया जाता है? अंगरक्षक, यानी कि बॉडीगार्ड बनाया जाता है। किसके द्वारा? तो नरसिंह सालू के द्वारा। ये नरसा साइन को ही ये कहा जाता है, इतिहासकार ये बोलते हैं कि ये एक्चुअल रूलर था। क्या था बेटा? एक्चुअल रूलर था। क्यों था? वास्तविक शासक क्यों था ये कहा जाता है कि ये इस वंश का वास्तविक शासक था। ये राजा तो मैंने कौन लिखवा दिया? नरसिंह सालू। इसका पुत्र का अंगरक्षक कौन? नरसा नायक। लेकिन इसी को क्या बोलते थे? वास्तविक शासक। इसलिए बोलते थे कि इस व्यक्ति से ज्यादा, इस शासक से ज्यादा इसके बॉडीगार्ड की क्या थी? प्रजा के अंदर पॉपुलेशन थी, सॉरी पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलरिटी थी। तो इसकी पॉपुलरिटी की ज्यादा होने के कारण किसकी? नरसा नायक की। इसलिए इतिहासकार इसे एक्चुअल रूलर यानी कि वास्तविक शासक कहते हैं। क्योंकि जो राजपाट के अंदर यानी कि राजतंत्र के अंदर, इसके वंश के अंदर जितने कार्य राजा को देखने होते थे, जो काम राजा को करने होते थे, वो नरसा नायक करता था। और इस वजह से ही इसको क्या कहते थे? एक्चुअल रूलर कहते थे, वास्तविक शासक कहते थे। और इसी ने आगे जाकर इसी के पुत्र ने, किसके पुत्र ने? नरसा नायक के पुत्र ने ही आगे जाकर किसकी हत्या कर दी थी? इम्बाडी नरसिंह की हत्या करती थी और अगले वंश की स्थापना करती थी, जिसका नाम था तुलु वंश। क्या नाम था? तुलु वंश की स्थापना किसने करी थी? नरसा नायक के पुत्र ने ही करी थी आगे जाके। लेकिन अगर हम बात करें सालू वंश की ही, सालू वंश के अंदर कुछ बदलाव होते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? जो इम्बाडी नरसिंह होता ना, उसको कैद कर लिया जाता है, इसको कैद कर लिया जाता है। और कैद कौन करता है? नरसा नायक कर देता है। कहां पर? पेनुकोंडा के किला पर। पेनुकोंडा का किला होता है, वहां पर कौन कैद कर लेता है इसको? तो नरसा नायक कैद कर लेता है। उसके बाद 1505 में इम्बादी नरसिंह की हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है वीर नरसिंह के द्वारा, वीर नरसिंह के द्वारा। अगर हम वीर नरसिंह की बात करें, वीर नरसिंह के द्वारा, वीर नरसिंह नरसा नायक का पुत्र।
तो किसका पुत्र है? वीर नरसिंह नरसानायक का पुत्र है। तो इतिहासकार ये कहते हैं कि वास्तविक रूप से शासक किसको इसलिए भी कहते हैं, और जितने भी युद्ध वगैरह होते थे, चेर पांडे हो गए, इनको हराने का और इनको अपने राज्य के अंदर मिलाने का काम भी नरसानायक ने किया था। शासक ये बन तो गया था, लेकिन सारे कार्य कौन कर रहा था? नरसानायक कर रहा था। दो चेर पांडे वगैरह थे जो स्वतंत्र, जो अपने आप को घोषित कर चुके थे, छोटे छोटे सूबेदार, छोटे छोटे कबीले, उनको अपने राज्य के अंदर मिलाने का काम वीरेंद्र सिंह नायक ने किया था। आगे जाकर फिर इसके पुत्र ने वीरेंद्र सिंह ने क्या कर दी थी? इमादींद्र सिंह की हत्या कर दी थी, इसको मार दिया था और अपने वंश की स्थापना कर ली थी। कौन से वंश की बेटा? तो तुलु वंश की स्थापना कर ली थी। तो इस वंश के बारे में इतना ही आप लोगों को एग्जाम में आएगा, पूछा जाएगा। इससे बाहर आने की कोई आशंका नहीं है वनडे एग्जाम में। अगर इससे ज्यादा डीप करना है तो आने वाले समय में एक हिस्ट्री स्पेशल बैच आने की शुरुआत कर रहे हैं, शायद आ जाए, ताकि आप लोगों के जो एग्जाम हैं उनमें प्रॉफिटेबल रह चुके जाएंगे। जो स्पेशल एग्जाम है, जैसे कि अभी रिसेंटली एसएसबी के अंदर पीजीटी हिस्ट्री की वैकेंसी आई हुई है, यानी कि लेक्चरर की पोस्ट आई हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा आपके लिए पीजीटी का एग्जाम आप लोगों का, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। या फिर आप वगैरह नेट वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, नेट जेआरएफ, तो कुछ हद तक नेट जेआरएफ के ऊपर भी काम करेंगे भाई। इन दोनों का भी क्या हो जाए, आप लोगों का प्रॉफिट हो जाए। लेकिन इनके लिए आपका हो जाएगा, बेस्ट रहेगा इनके लिए। आने वाले समय में इन पे काम करना, मतलब स्पेशल बैच पे इन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, यानी कि अच्छा लेवल करवाया जाएगा आप लोगों को हिस्ट्री का। तो जो इन एग्जामों में स्पेशली सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा। तो इस वन से रिलेटेड आप लोगों के एग्जाम में इतना ही आएगा, यानी कि इस डायनेस्टी में इतना ही पूछा जाता है, और इतना नोट कर लीजिए एक बार। फिर हम इससे अगले वंश पे चलने वाले हैं, क्योंकि अगला वंश तुलु वंश आता है, जो वीर नरसिंह द्वारा क्या किया जाता है, उसका स्थापना, यानी कि संस्थापक कहलाता है, उस वंश की स्थापना की जाती है। तो एक बार इतना उतार लीजिए। साफ कर देते हैं। देखो बेटा, तुलु वंश, तुलु वंश, तुलु वंश की बात करें तो 1505 से लेकर 1570 के लगभग इस वंश की तारीख मानी जाती है। कब तक? 1570 तक तुलु वंश की। अगर इस वंश के फाउंडर, संस्थापक की बात करें तो वीर नरसिंह कौन है? वीर नरसिंह। कार्यकाल की बात करें
1505 से 1509 तक। लेकिन होता क्या है, इसका भाई यानी कि जो इसका बड़ा भाई यानी कि 1509 में ही डाइड यंगर ब्रदर्स। 1509 में इसका बड़ा भाई इसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है 1509 के आसपास। हत्या कर दी जाती किसके द्वारा, कृष्ण देवराय के द्वारा। और कृष्ण देवराय गद्दी पर बैठता है बेटा 1509 AD से लेकर 1509 से लेकर 1529। ठीक, ये कृष्ण देवराय का क्या है, कार्यकाल है। इसे क्या कहा जाता है, ग्रेटेस्ट रूलर कहा जाता है, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ एम्पायर। इस साम्राज्य का सबसे महान शासक किसे कहा जाता है, कृष्ण देवराय को कहा जाता है। किसे बेटा, तो कृष्ण देवराय को। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था, तो कृष्ण देवराय था, जिसका कार्यकाल 1509 से 1529 तक था। और ये किसकी हत्या कर देता, अपने भाई की हत्या कर देता है 1509 के अंदर। और फिर इसके बाद क्या करता है, इससे अगला कदम क्या उठाता है, ये एक जगह है जिसका नाम है उदयगिरी। तो 1513 के अंदर इसने 1513 में इसने गजपति, कौन शासक बेटा, गजपति शासक से उदयगिरी प्राप्त किया था, उदयगिरी प्राप्त किया। यानी कि गजपति शासक को हराकर इसने उदयगिरी को अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। किसने बेटा, कृष्ण देव राय द्वारा मिला लिया गया था। कब की बात है, 1513 की, याद रखनी है। इसके बाद 1520 में इसने क्या करा, 1520 में देता हूं, 1520 में बीजापुर पर आक्रमण कर रायचूर क्षेत्र को प्राप्त कर लिया था। और इतिहासकार ये भी बोलते हैं कृष्ण देवराय की पुर्तगालियों के साथ मित्रता थी। क्योंकि बीजापुर से शत्रुता थी। समझ रहे हो कंसेप्ट? बीजापुर से क्या थी, बीजापुर से शत्रुता थी। यानी कि अगर हम कोई हमारा दुश्मन हो जाता तो उसके लिए कोई मित्र बनाना भी जरूरी होता है, ताकि उसके विरोध में अगर हम कुछ करें तो वो हमारी सहायता कर सके। तो इसलिए इसने क्या करा, जो विदेशी थे उनको अपना मित्र बना लिया था। और इतिहास में हम ये भी कहा जाता है कि जो पुर्तगाली हैं उनके पास हमेशा अच्छे नस्ल के घोड़े रहे थे। क्योंकि इतिहास में देखोगे तो मैंने शायद आपको मुगल में अकबर के बारे में बताया था, खुद अकबर ने पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए थे। क्योंकि पुर्तगालियों के अंडर में आता था अरब का एरिया, अरब के एरिया पर अधिकार किसका था, पुर्तगालियों का था। और पुर्तगालियों का अरब के एरिया पर अधिकार था। और अरब के घोड़े सबसे बढ़िया माने जाते थे, सबसे उच्च कोटि की नस्ल मानी जाती थी। और उनको सेना के लिए घोड़े चाहिए थे, किसको, अकबर को। और इसको भी क्या चाहिए है, घोड़े चाहिए है, किसी युद्ध करने के लिए बीजापुर से। तो एक दूसरे को क्या बना लिया था, मित्र बना लिया था। तो इसने मित्रता कर ली थी किसके साथ, पुर्तगालियों के साथ। पुर्तगालियों के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। जैसे ही विजयनगर साम्राज्य खत्म होता है उसके बाद यूरोपियों का आगमन करवाया जाएगा, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जिसमें आपको बताया जाएगा भारत के अंदर सबसे पहले यूरोपियन कौन आए थे, यूरोपीय लोगों में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति कौन था। तो आप लोगों को बताएंगे 1498 में भारत में
एक व्यक्ति आया जिसने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की, जिसका नाम था वास्को डी गामा। ठीक है, और समुद्री रास्ते से आया, और जो कहां से आया था, पुर्तगाल से आया था। भारत के अंदर 3 बार आया ये, और तीसरी बार भारत के अंदर ही इसकी मृत्यु हो गई। फिर पुर्तगालियों के बाद कौन आते हैं भारत के अंदर, आप लोगों को सीक्वेंस में बताए जाएंगे। पुर्तगाली आएंगे, ठीक है, पुर्तगालियों के बाद डच आएंगे, डच के बाद कौन आएगा, डच के बाद कौन आएगा, अंग्रेज आएगा, अंग्रेजों के बाद कौन आएंगे बेटा, तो आप लोगों को करवाया जाएगा, डेनिस आएगा, डेनिस के बाद कौन आएगा, फ्रांसीसी आएंगे। एक एक चीज सीक्वेंस में करवाई जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगला टॉपिक इससे यूरोपियों का आगमन पर ही चलेगा अपना। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कृष्ण देव राय के बारे में। ये बेटा बहुत शक्तिशाली और बहुत प्रसिद्ध शासक था, कौन, कृष्ण देव राय। ठीक है, इसकी ने एक पुस्तक लिखी थी, एक तुगलक टेक्स्ट था इसका, तुगलक टेक्स्ट, तेलुगु ग्रंथ था इसका बेटा, जो काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसका नाम था अमुक्या मलयाल, यानी कि अमुक्त मलयाल। ये एक बुक है बेटा, पुस्तक है, बहुत एक ग्रंथ है, जिसका वर्णन बाबर ने भी अपनी पुस्तक में किया था, जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। मैंने बाबर करवाया था, तो आप लोगों को बताया था, बाबर ने कहा था दक्षिण भारत के अंदर एक शक्तिशाली शासक राज करता था, जिसका नाम था कृष्ण देव राय। अपनी बुक में बाबर ने भी जिक्र किया था, और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, इस पुस्तक का जिक्र भी किया गया है, अमुक्तमराद कृष्ण देव राय द्वारा लिखी गई थी। और ये पुस्तक अभी HSSC 2018 इसको ग्रुप डी में पूछ चुकी है, और SSC कई बार इसको सीजीएल के एग्जाम में भी पूछ चुकी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, स्टार लगा लेना किस पे, तो अमुक्या मलयाल पे। तो इतना एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे कृष्ण देव राय के बारे में 2-3 चीजें पढ़ ली हैं, उसके बाद इस वंश के कुछ आखिरी शासकों के बारे में डिस्कशन करेंगे, और फिर अगला वंश उठाएंगे। देखो बेटा आगे चलते हैं, थोड़ा साफ कर देता हूं। देखो कृष्ण देव, इसके राज दरबार में बेटा 8 महान कवियों का, 8 महान कवियों का एक संगठन था, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो ये 8 महान कवियों का क्या था बेटा, एक संगठन था, एक क्या था बेटा, क्या था, समूह था, एक ग्रुप था 8 कवियों का, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, और जिनमें से एक महान कवि यानी कि एक महान व्यक्ति माने जाते हैं कवियों में, जो इसके राज दरबारी भी थे, जिनका नाम था तेनालीरामा। बच्चे बहुत चाव से देखते हैं, कार्टून में भी आता है, और टीवी के अंदर शो भी आता है, जैसे कि जो सीरीज
वाइजेस टाइप के जो शो आते हैं टेलीविजन पे, जो पे चैनल वगैरह होते हैं, श्रीलिखिन पे आते हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा तेनालीरामा एक शो आता। तो तेनालीरामा में जो शासक होता है, जो राजा होता है वो कृष्णदेवराय होता है, और जो उसका राज दरबारी दिखाया गया तो तेनालीरामा है, जो पहेलियां पूछता है, यानी कि हर पहेलियों का क्या कर देता है, जवाब देता है, वो कौन है, तेनालीरामा है। इसके अस्तित्व में एक महान कवि कौन थे, तेनालीरामा भी थे। और साथ ही बेटा इसने एक शहर बसाया था, एक सिटी बसाई थी जिसका नाम था नागलापुर। क्या नाम था, सिटी का नाम पूछेगा तो याद रखना नागलापुर। शहर क्या था, नागलापुर। क्या नाम थे बेटा, तो नागलापुर। नागलापुर शहर पूछ ले किसने बसाया, तो कृष्णदेवराय ने। फिर इसने दो मंदिर बनवाए भाई, अजारा मंदिर और विठल देव मंदिर। तो दो मंदिरों का निर्माण भी करवाया, अजारा मंदिर एवं विठल देव मंदिर। इन दोनों मंदिरों का क्या करवाया, निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा बेटा, तो कृष्णदेवराय के द्वारा। तो याद रखना, तो ये सभी काम किसके द्वारा करवाए गए, कृष्णदेवराय के द्वारा। इसमें ये सबसे महान, सबसे इंपॉर्टेंट शासक है कौन, कृष्णदेवराय। इस पे विशेष ध्यान रखना है, ज्यादातर क्वेश्चन यही से आते हैं एग्जाम में। अब हम इससे अगले शासक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो इस वंश का अगला शासक बनता है, जिसका नाम है अच्युत देवराय। क्या नाम है, अच्युत देवराय। उतार लेकर नोट कर लेना है, फिर आगे चलते हैं। देखो बेटा अगला शासक, जिसके कार्यकाल की बात करें तो 1529 से लेकर 1542 तक था। ये थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके कार्यकाल के दौरान एक पोर्टुगीज ट्रेवलर इंडिया आता है, एक पुर्तगाली यात्री भारत आता है, जिसका नाम है बेटा नूनीज। एग्जाम में पूछा जाता है नूनीज किस शासक के कार्यकाल के दौरान भारत आता है, तो अच्युत देवराय, जो कि किस वंश का शासक था, तो याद रखना तुलु वंश का शासक था। नूनीज भारत आता है, और नूनीज भारत आने के बाद में अच्युत देवराय के कार्यकाल के दौरान ही ये क्या करता है, इसके राज दरबार में उपस्थित होता है। और उसके बाद अच्युत देवराय द्वारा एक पद बनाया जाता है, इसके द्वारा एक पोस्ट का निर्माण किया जाता है, एक पद का निर्माण किया जाता है, जिसे महामंडलेश्वर बोला जाता है, महामंडलेश्वर की पोस्ट बनाई जाती है, किसके द्वारा, अच्युत देवराय के द्वारा। इसके बाद अगला शासक बनता है भारत का, विजयनगर साम्राज्य का, जिसका नाम है सदाशिव। क्या नाम है, सदाशिव। तो देखिए इसके बाद अगला शासक कौन है, सदाशिव।
कंफ्यूज मत होना बेटा, कई बच्चे 87 में कंफ्यूज हो गए। 1542 से 1570 तक वो सदाशिवराव भाऊ है जो मराठास ने, जिसने पानीपत के युद्ध में मराठाओं का नेतृत्व किया था। ये कौन से वंश का है? तुलु वंश का है। थोड़ा ध्यान रखना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। इससे क्या प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोगों से? किससे? सदाशिव राय से। एक क्वेश्चन आएगा ये कि इसका मंत्री कौन था? इसका मंत्री कौन था? तो राम राय था। कौन था? राम राय। राम राय बताऊंगा कौन था, आगे थोड़ा सस्पेंस बनाए रखना आप लोगों को, ठीक है। तो सदाशिव राय के कार्यकाल में एक युद्ध हुआ था महत्वपूर्ण 1565 में, जिसे बैटल ऑफ तालीकोटा बोला जाता है। बैटल ऑफ तालीकोटा। कौन सा युद्ध बेटा? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध दो प्रतिद्वंदियों के बीच में होता है। एक तरफ था विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बेदरा। ये सभी जो स्वतंत्र प्रांत थे एक तरफ थे और ये विजयनगर साम्राज्य एक तरफ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार होती है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा की क्या होती है? बेदरा की जीत होती है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये बैटल ऑफ तालीकोटा में किसकी विजय हुई थी और कौन आ रहा था? तो याद रखना, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बेदरा ये क्या हुए थे? विजयी रहे थे। किसके कार्यकाल के दौरान? सदाशिव राय के दौरान। 1542 यानी कि 1542 से 1570 यानी कि 1570 यानी कि 1570 तक किसका कार्यकाल था? सदाशिव राय का। अब आगे जाके होता क्या है, एक व्यक्ति जिसका नाम लिखवाया है मैंने, जो मंत्री था किसका? सदाशिव राय का। इस मंत्री का भाई ही, जिसका नाम क्या है? तिरुमल। क्या नाम है? तिरुमल है। तो अपने वंश की स्थापना कर देता है जिसका नाम है आर्यवीडु वंश। क्या नाम है? आर्यवीडु वंश। और इसके बाद जो अगला वंश आता है उसका नाम है आर्यवीडु वंश, जो 1570 से लेकर 1649 के लगभग या 1650 में मान सकते, कई लोगों में 49 मिलेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट लगभग माना जाता है ये तक रहा था। तो एक बार इतना नोट कर लीजिए आप लोग कि हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आर्यवीडु वंश के बारे में। तो एक बार इतना नोट कीजिए। देखो बेटा, तो बेटा ये कौन सा वंश है? आर्यवीडु वंश। इसके संस्थापक की बात करें, फाउंडर की बात करें, संस्थापक की बात करें, तो संस्थापक कौन है? तिरुमल। कौन है? तिरुमल है। और तिरुमल कौन था? राम राय का भाई।
और राम राय कौन था? राम राय मंत्री था किसका? सदाशिव राय का। तो इसने तिरुमल द्वारा बेटा इस वंश की स्थापना की गई थी। तो याद रखना तिरुमल या तिरुमाल द्वारा ही आर्यभट्ट वंश की स्थापना की गई। और इसका कार्यकाल की बात करें तो 1570 से लेकर 1586 तक इसका कार्यकाल रहा। और इसने राजधानी बनाई, अपनी एक नई कैपिटल बनाई राजधानी। अगर राजधानी की बात करें तो वेनुकोंडा थी इसकी राजधानी। क्या थी बेटा? वेनुकोंडा। तो एग्जाम में पूछ ले वेनुकोंडा राजधानी विजयनगर साम्राज्य में किसके द्वारा बनाई गई? तो तिरुमल या तिरुमाल द्वारा बनाई गई थी। इसका पुत्र था जिसका नाम था वेंकट द्वितीय। क्या नाम था? वेंकट द्वितीय। इसका पुत्र का नाम था वेंकट द्वितीय, जिसने राजधानी को अगले शासक के रूप में बनकर राजधानी को चंद्रगिरी स्थानांतरित कर दिया था। इसके द्वारा चंद्रगिरी बनाई गई थी। तो ये किसका पुत्र था? तिरुमल का पुत्र था। अगला शासक वेंकट द्वितीय बनता है। उसके बाद इस वंश का जो आखिरी शासक बनता है, जो महान शासक होता है इस वंश का, जिसका नाम है श्रीरंग तृतीय। क्या नाम बेटा? श्रीरंग तृतीय। इस वंश का अंतिम लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, अंतिम महान शासक, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक कौन था? तो याद रखना श्रीरंग। कौन था? श्रीरंग था। तो इसी के साथ बेटा आर्यभट्ट वंश भी आपका पूरा होता है। और आप लोगों का विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट होता है पूरा का पूरा। मैंने जो था वो करवा दिया। आप लोगों को बोला था कि विजयनगर साम्राज्य आप लोगों को कराया जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं और जहाँ पर आगे बनने की आशंका है, मैंने वो सारा करवा दिया आप लोगों को। अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो जैसे DSSB PGT के लिए, TGT के लिए, या कोई टीचिंग एग्जाम आप लोगों का, या फिर जिसमें ज्यादा हिस्ट्री वगैरह पूछी जाती है डीप में, तो उसके लिए आप लोगों को मैं अभी मतलब प्लानिंग चल रही है कि भाई इसकी टीम की, अपनी टीम की, कि भाई जल्दी से जल्दी बैच लाया जाए जो स्पेशल हिस्ट्री के लिए हो, जो स्पेशल टारगेट एग्जाम जो जिसमें हिस्ट्री ज्यादा आती है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट ज्यादा आता है, उसको टारगेट करके ही ले आ जाए। तो उसके लिए जल्दी जल्दी डिजाइन किया जा रहा है। आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखते हैं क्या रहता है। बाकी जो अगले आने वाली क्लास है, मैं उनमें ये सोच रहा हूँ कि यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे हम लोग, और यूरोपियों के आगमन के बाद हम ध्यान देंगे सिखिज्म पर, सिख धर्म के ऊपर, मराठास पर ध्यान देंगे, और फिर थोड़ा गांधी नहर की तरफ ये स्वतंत्र जो प्रांत वगैरह हुए थे, यानी कि भारत के अंदर बंगाल वगैरह, अवध वगैरह, सतारा, इनके बारे में पढ़ेंगे, कुछ धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम अगली क्लास में देखते हैं कि यूरोपियों के आगमन पर क्या चर्चा करते हैं। तो आज आप लोगों को क्या करना है, जो मैंने करवाया है उस पे काम करना है, उसको पढ़ना है, याद करना है, और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और कोई क्यूरी हो आप लोगों की, या कोई भी क्वेश्चन हो, तो मैंने पहले ही बताया था, जो अपने हेल्प डेस्क है या फिर युवा बूस्टर एकेडमी का चैनल है, या कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक बताओगे नहीं तब तक सोल्यूशन नहीं होता एक चीज का। तो मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ, एक नई चर्चा के साथ। इतिहास के मुद्दों को फिर से हम क्या करेंगे, रूबरू करेंगे, रूबरू करवाएंगे आप लोगों को, और बताएंगे इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं, क्या घटित हुआ क्या नहीं। तो देखते चलो।